नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल भैरव एजुकेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं बहुपद कक्षा 10 प्रश्नावली 2 के बारे में। इससे पहले हम प्रश्नावली 1 का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। इस चैनल पर यह दूसरा वीडियो है। उस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 ए से लेकर जेड तक यानी कि कंप्लीट सारे उदाहरण, सारी प्रमेय, सारे सवाल एक ही वीडियो में कवर किए थे। आज प्रश्नावली 2 को भी एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम समझेंगे पूरी जो एक्सरसाइज है उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारे उदाहरण देखेंगे, पूरी प्रश्नावली देखेंगे। एनसीईआरटी की बुक से है ये। इसका मतलब राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आरबीसी सारे के सबके लिए ये उपयोगी है। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद, सेकंड नंबर का चैप्टर है कक्षा 10 के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। पुराने चैनल के अंदर कोई तकनीकी खामी आने की वजह से उसको बंद करना पड़ा, तो इस चैनल पर आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। प्रश्नावली का नाम है दोस्तों बहुपद। अब समझना शुरू कर दीजिए, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा साथ में। बहुपद, ये बहुपद वही है जो कक्षा 9 में आपने पढ़ा था। ठीक है, इस बहुपद में हम क्या देखेंगे? बहुपद चर बहुपद है या अचर बहुपद है, बहुपद रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है। बहुपद का प्रकार देखेंगे, शून्यकों की संख्या देखेंगे, शून्य ज्ञात करना सीखेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करेंगे, और शून्य दिए होने पर बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, एक एग्जांपल समझिए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एक बहुपद लिखा है इधर, उसकी घात लिखेंगे, उसका प्रकार समझेंगे, उसमें शून्य कितने ये समझेंगे, और उसमें चरों की संख्या कितनी है ये समझेंगे। सबसे पहले किसी भी बहुपद के अंदर अपन समझते हैं चरों की संख्या। गणितीय संख्याओं के साथ में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है, ये कहलाती है चरों की संख्या। अगर इसके अंदर आप देखें तो केवल x का प्रयोग हुआ है, यानी ये एक चर वाला बहुपद है। ये कितने चर वाला बहुपद है दोस्तों? एक चर वाला बहुपद। कितने चर वाला बहुपद है? ये एक चर वाला बहुपद है। दूसरे को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी x ही प्रयोग हुआ है, चाहे 2 बार आया है यहाँ और यहाँ, लेकिन केवल x का प्रयोग हुआ है, यानी x का मान यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम रहने वाला है। तो ये भी एक चर वाला बहुपद है। इसी तरीके से इसको अगर आप देखोगे, यह भी एक चर वाला बहुपद है। इसको अगर आप देखें, 1, 2 और 3, x, y, z 3 चर प्रयोग हुए हैं, ये 3 चर वाला बहुपद है। आप कभी मेरे ख्याल से अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि बहुपद में एक चर है, 2 चर है या 3 चर है। एग्जाम्पल के लिए समझिए फिर से, अगर आप इसको देखें यहाँ पर तो आपको लगेगा पता लगेगा ये एक चर वाला बहुपद है, ये एक चर वाला है, ये एक चर वाला है। ठीक है, ये एक चर वाला है। वैसे ही अगर आप आगे देखेंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पर एक ही चर वाले दिए हुए हैं। अगर मैं लिख देता हूँ 5x² प्लस 6y प्लस 7, तो आप कह सकते हैं ये 2 चर वाला बहुपद हो गया। तो चर में आप कभी कंफ्यूज मत होना, एक चर वाला बहुपद। 2 चर वो संख्या होती है जिसका मान बदलता रहता है, तो आप देख सकते हैं ये एक चर वाला, ये एक चर वाला, एक चर वाला, ये 2 चर वाले बहुपद। चर समझ में आ गया। अब आप देखिए बहुपद की घात, है ना। आपको ये देखना है कि दिए गए बहुपद के अंदर चर है या नहीं है ना। एक बहुपद में यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया केवल यहाँ पर 25। क्या लिख दिया दोस्तों? 25। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 25। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई चर ही नहीं है। इसमें एक चर दे रखा है, इसमें चर है, इसमें चर है, इसमें चर है, लेकिन इसमें कोई चर ही नहीं है। जिस बहुपद में कोई चर ही नहीं है उसको हम कहेंगे दोस्तों अचर बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे? अचर बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे? अचर बहुपद। अब जिस बहुपद में कोई चर दे रखा है उसके ऊपर कोई घात भी हो सकती है। देखिए ये चर दे रखा है, ये चर है, इस पर घात 2 लगी हुई है, इस चर पे घात 3 लगी है, इस पे 2 लगी है, इस पे 3 है, इस पे 2 लगी हुई है। तो ध्यान रखना, जब चर उपलब्ध है और उस पर कोई घात नहीं दिख रही है, मतलब घात 1 होती है। क्या होती है? 1। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी दोस्तों? 1। इस बहुपद की घात हो गई आपके सामने 1। इस बहुपद की घात देखो, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। हमें देखनी है सबसे ज्यादा वाली पावर। इसके अंदर सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात 2 आ रही है, तो इस बहुपद की घात क्या हो गई? 2। इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर घात 1, घात 2, घात 3, सबसे बड़ी घात 3, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें भी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3। इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। अब इस बहुपद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई चर ही नहीं दे रखा है, x, y, z ही नहीं है, तो फिर घात का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसमें कोई घात नहीं है, यानी कि घात क्या हो जाएगी? 0। बहुपद का आप घात सीख गए, बहुपद में चरों की संख्या आपने देख ली, घात सीख ली। अब ध्यान रखना, जिस भी बहुपद की घात 1 है, जिस बहुपद की घात 1 है,
उस बहुपद को अपन कहेंगे रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे? रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे? रेखिक बहुपद। जिसमें घात 2 है उसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। क्या ध्यान रखना है? द्विघाती बहुपद। और जिस बहुपद की घात 3 है उसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। और जिस बहुपद में घात कुछ भी नहीं है यानी घात 0 है उसको अपन अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अचर बहुपद। अचर बहुपद भी कहते हैं इसको, और इसी को शून्य बहुपद भी कहते हैं, आप जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब जिस बहुपद की घात 1 है वो रेखिक बहुपद है, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी क्या रहेगी? 1। जिस बहुपद की घात 2 है वो द्विघाती कहलाएगा, शून्यकों की संख्या 2। त्रिघाती बहुपद है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3। और जो अचर बहुपद है उसमें शून्य कितने होंगे? 0। ये दिमाग में रखिए आप, ठीक है। यहाँ पर मैंने अचर लिख दिया, यहाँ पर मुझे 0 लिखना था। क्या लिखना था? 0। तो मैं समझता हूँ कि बहुपद की रामायण आपको समझ में आ गई होगी कि बहुपद में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने लेटर्स का प्रयोग हो रखा है, वो कहलाते हैं चरों की संख्या, है ना। बहुपद के अंदर अधिकतम घात कितनी होती है? वही है बहुपद की घात। इसमें मैक्सिमम घात 3 भी है, 2 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा 3 है, तो बहुपद की घात हो जाएगी 3। घात 3 है यानी कि त्रिघाती बहुपद है, घात 2 है तो द्विघाती बहुपद है, घात 1 है तो रेखिक बहुपद है, घात कुछ भी नहीं है तो शून्य बहुपद या अचर बहुपद उसको कह देंगे। अब चलते हैं सवालों पर। उदाहरण संख्या 1 देखिए। उदाहरण संख्या 1 आपसे क्या पूछ रहा है? नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। ये ग्राफ दे रखे हैं। प्रत्येक आकृति y बराबर px का एक ग्राफ है, जहां px एक बहुपद है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके सामने प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल और उदाहरण 1 दोनों सेम है, एक ही तरह के हैं। किसी भी ग्राफ में आपसे y बराबर px का ग्राफ पूछे, y बराबर px का ग्राफ पूछे, तो आपको उसमें शून्यकों की संख्या बताने के लिए सिर्फ ये देखना है कि दिया गया ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। x अक्ष का मतलब आड़ी लाइन। ग्राफ के अंदर एक खड़ी रेखा होती है जिसको y अक्ष कहते हैं, आड़ी रेखा जिसको x अक्ष कहते हैं। हमें ये देखना है कि जो दिया हुआ ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। यहाँ एक जगह काट रहा है तो इसमें एक शून्यक होगा। कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक। यहाँ पर देखो ये 2 जगह काट रहा है, ये कहलाएंगे आपके 2 शून्यक। इसमें कितने शून्यक हो जाएंगे साथियों? 3 शून्यक। फिर इसमें देखो कितने शून्यक हैं दोस्तों? 1 शून्यक। इसमें 1 शून्यक। इसमें 1 2 3 और 4 शून्यक। तो आप ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर y बराबर px का ग्राफ दिया है तो x अक्ष यानी कि आड़ी लाइन को कितनी बार काट रहा है, वही कहलाएगा आपके शून्यकों की संख्या। चलते हैं सवाल संख्या 1 पे। प्रश्नावली 2.1 पहला सवाल। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि किसी वही y बराबर px का ग्राफ है, आपसे पूछा शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। आड़ी लाइन को यानी कि x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? सर एक भी जगह नहीं काट रहा है। इसमें 0 शून्यक है यानी कि इसमें कोई शून्यक नहीं है। इसमें अगर अपन देखें तो 1 शून्यक हो जाएगा। इसमें अगर देखोगे तो 1 2 और 3 शून्यक हो जाएंगे। इसमें देखो 1 2 और 3 शून्यक हो जाएंगे। इसमें देखिए 1 2 3 और 4 शून्यक हो जाएंगे। इसमें देखिए कितने शून्यक हो जाएंगे दोस्तों? 2 शून्यक। तो प्रश्नावली 2.1 और उदाहरण 1 बहुत ही सिंपल है, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपका उदाहरण संख्या 2। आपको एक द्विघात बहुपद दिया है। कौन सा बहुपद दिया है? द्विघात। द्विघात बहुपद क्यों है? इसकी घात देख लीजिए आप, 2 है। अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, मैक्सिमम 2 है, तो इसलिए द्विघाती बहुपद। इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच समान सत्यता की जांच कीजिए। शून्य ज्ञात करने हैं यानी इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक। द्विघाती बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे। दोनों हमें ज्ञात करने हैं और उसके बाद में संबंध सत्यता की हमें जांच करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले शून्य की ज्ञात करने के लिए हम जो विधि अपनाएंगे, इस शून्य ज्ञात करने के लिए जो विधि हम अपनाएंगे उसको हम कहते हैं दोस्तों गुणनखंड। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि से हम शून्य ज्ञात करेंगे और फिर शून्यकों के और गुणांकों के बीच की संबंध सत्यता की हम क्या करेंगे? जांच। तो एक कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने वाला हूँ वो समझ लीजिए पहले। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सवाल लिखता हूँ, 5x² प्लस 4x प्लस 3। अगर मैंने ये सवाल लिखा है दोस्तों, अगर ये सवाल लिखा है तो ध्यान रखना कि जो द्विघाती बहुपद होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप, यानी कि उसका एक तरह का फॉर्मूला समझ सकते हैं, वो कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ऐसा होता है आपका द्विघात बहुपद। यानी कि कोई भी द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है तो x² से जो संख्या गुणा हो रही है वो a है और x से गुणा जो हो रहा है वो b है
और जो अकेली संख्या है वो c है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है? a, एक्स का गुणांक कहलाता है b और अंतिम संख्या क्या कहलाती है? c। तो इस सवाल में अगर आप देखें तो a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, तो a का मान क्या हो गया? 5। a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। फिर यहाँ देखो b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। b का मान हो जाएगा 4। फिर इसी में c का मान अगर आप देखना चाहें तो कितना हो जाएगा? 3। क्या किसी भी द्विघात बहुपद को देख करके आप a b c के मान निकाल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल और समझिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 8, अगर मैंने सिर्फ ये लिखा है तब ध्यान दीजिएगा a का मान क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, तो a का मान यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है, a का मान क्या हो जाएगा? 9। फिर x का गुणांक है वो b का मान है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का तो 9 आ गया, लेकिन x का गुणांक कोई दे ही नहीं रखा, तब b का मान अपन क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। और जो अकेली संख्या होती है वो c का मान होती है, इसलिए इसमें c का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। ध्यान रखना ये a का मान है और ये c का मान है, b का मान इसके अंदर नहीं है। किसी भी द्विघात बहुपद में a b c का मान आप निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। गुणनखंड विधि से जब हम इसको हल कर लेंगे तो हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी पड़ेगी, और सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास 2 सूत्र आएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको ए बी सी के मान निकालना सिखा दिया कि ए का मान निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे और सी का निकाल लेंगे। उसके बाद इस द्विघात बहुपद के हम जो शून्यक निकालेंगे, जिनकी संख्या 2 है, 2 शून्यक जो आने वाले हैं, उन दोनों शून्यकों को हम क्रमशः अल्फा और बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा और बीटा। एक्स के 2 मान आएंगे, एक्स का मान 3 और 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एक्स के जो दोनों मान आएंगे उन दोनों शून्यकों को अपन क्या कहेंगे दोस्तों? दोनों शून्यक जो है वो कहलाएंगे, पहले वाले को अपन अल्फा कहेंगे और दूसरे वाले को हम बीटा कहेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। और ए बी सी के मान कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। तब हम जब संबंध सत्यता की जांच करेंगे तो हमें 2 सूत्र यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। पहला सूत्र आएगा शून्यकों का योग। क्या आएगा दोस्तों? शून्यकों का योग बराबर अपन कहेंगे माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे हुए में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र हमें लगाना पड़ेगा दोस्तों, ये सूत्र हमें लगाना पड़ेगा, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। शून्यकों का योग, शून्यक का मतलब क्या? वो दोनों आंसर जो हम अभी गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, और उन दोनों आंसर्स को हम क्या कहेंगे? अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक। जो एक्स का गुणांक होता है उसी को हमने क्या कहा था दोस्तों? बी। क्या कहा था? बी। तो माइनस बी बटे हुए में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या होता है? ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या होता है? ए। एक तो ये सूत्र याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा वाई। इस सूत्र से हम संबंध सत्ता की जांच करेंगे। दूसरा सूत्र होगा दोस्तों आपका, उसको हम लिखेंगे शून्यकों का गुणा। क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। और शून्यकों का गुणा बराबर अपन इसमें सूत्र लेते हैं, वो सूत्र होता है आपका अचर पद। क्या कहलाएगा दोस्तों? अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। अब शून्यकों का गुणा, शून्य कौन से हैं? अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का गुणा आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। दिए गए बहुपद में जो अकेली संख्या होती है उसको अचर पद कहते हैं। वो कितना है? 10। यहाँ पर सी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? सी। और बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक वही ए हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। यानी कि आपको 2 सूत्र याद रखने पड़ेंगे। पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटावा ए। ये 2 सूत्र आप याद रखिए। अब शुरू करते हैं सवाल को। उदाहरण 2 को सोल्व करना अब शुरू कर रहे हैं। इतनी देर में आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था। अगर कोई कंफ्यूजन रहा है तो सवाल को ढंग से समझिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं।
इसको साइड में रख देता हूँ, ये सूत्र भी अपन को काम में लेना है। ये दोनों सूत्र भी अपन काम में लेंगे। पहले हम सोल्व करते हैं सवाल। चलिए, पहला आपसे सवाल दिया है उदाहरण 2 के अंदर, और कहा है, क्या कहा है, ये कहा है कि x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए शून्य ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो बहुपद के शून्य कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर में 0 मत रखना, ठीक है। बहुपद है, बराबर में 0 नहीं रखा जाएगा, लास्ट में रखेंगे हालांकि, और शुरुआत में नहीं रखेंगे। द्विघात समीकरण अलग चीज़ होती है। यहाँ पर क्या करना है, इसको हल करने के लिए दोस्तों गुणनखंड विधि लगानी है। और गुणनखंड विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम करेंगे 3 पद दिए होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। हम करेंगे पहला पद इंटू तीसरा पद, पहला पद इंटू तीसरा पद। पहला पद है आपका x², तीसरा पद है आपका 10। तो x² का हम 10 से गुणा करेंगे और वो आ जाएगा 10x²। क्या आ जाएगा, 10x²। अब हमें जो बीच का पद है 7x, इसके टुकड़े करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं, प्लस माइनस में टुकड़े ऐसे करने हैं जिनका गुणा 10 आए। अब 7x के टुकड़े क्या हो सकते हैं दोस्तों, 7x को कोई भी लिख सकता है, x प्लस 6x, 2x प्लस 5x, 3x प्लस 4x, इसे लिख सकते हैं। या 7x को कोई ये भी लिख सकता है 10x माइनस 3x, तो भी 7x ही हुआ है, 10 माइनस 3, ठीक है। कोई लिख सकता है सर 11x माइनस 4x। ये सब 7x के टुकड़े अनंत टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें वो 2 टुकड़े लेने हैं जिनका गुणा 10x² आया। अब अगर मैं गुणा करके आपको दिखाऊं तो पता लगेगा, 6 एकम 6 नहीं चाहिए, 2 पंजा 10, बिल्कुल सही है, 2 पंजा 10, x का गुणा x² हो गया। आगे देखो, 4 तिया 12, 10 तिया 30, 11 4 44। हमें कौन से टुकड़े लेने हैं, आपको क्लियर हो गया होगा कि सर यहाँ जो हमें टुकड़े लेने हैं वो लेने हैं 2x और 5x, ठीक है। 2x और 5x को हमें टुकड़ों के रूप में लेना है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस, इस 7x की जगह लिखेंगे 2x प्लस 5x और फिर प्लस 10, ये प्लस 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो पहली स्टेप के अंदर जो 3 पद थे, उन 3 पदों से हमने 4 पद बना लिया। 3 पद से कितने पद बना लिए, 4 पद। अब लेंगे हम कॉमन। अब क्या लेंगे दोस्तों, कॉमन। देखो ये जो दोनों हैं, इनमें से कॉमन लेना है और इन दोनों में से भी हमें कॉमन लेना है। x² और 2x में क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, दोनों में कौन सी है, सर x दोनों के अंदर आ रहा है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ तक आ गए, फिर प्लस लगाया। 5x और 10 में क्या कॉमन है, इन दोनों में अगर आप देखो तो 5 का भाग जा रहा है, यानी कि 5 कॉमन है। फिर बना देंगे कोष्टक। अब देखिए x को इन दोनों में से कॉमन लिया, x का भाग इन दोनों में लगाना है। x² में x का भाग लगेंगे तो x बचेगा, 2x में x का भाग लगाएंगे, 2x में x का भाग लगाएंगे, x कट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 से 5 काट देंगे तो क्या बच जाएगा, x, और 5 का भाग 10 में जाएगा 2 बार। ध्यान आपको ये रखना है कि ये दोनों कोष्टक सेम आएंगे, और अगर कभी ये दोनों कोष्टक सेम नहीं आए तो ये नहीं समझना सवाल गलत है, ये समझना है हमने कहीं की गलती कर दी है, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से कॉमन, यानी कि जो सेम कोष्टक आया है x प्लस 2 उसको एक ही बार लिख दो, x प्लस 2, और जो बाहर बाहर की संख्याएं हैं x और प्लस 5, इनको मिला के एक नया कोष्टक बना देंगे x प्लस 5। ये अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस x प्लस 2 के बराबर रखना है 0, x प्लस 2 के बराबर में क्या रखना है 0, और इस x प्लस 5 के बराबर भी क्या रखना है 0। तो यहाँ से x बराबर प्लस 2 को आप आगे भेजेंगे -2 हो जाएगा, x प्लस 5 को आप आगे भेजेंगे -5 हो जाएगा। मैंने कहा था 2 शून्य आएंगे जिनको अल्फा और बीटा कहेंगे, वही अल्फा और बीटा आ चुके हैं। अल्फा का मान -2, बीटा का मान -5, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ से हमारे पास अल्फा और बीटा का मान आया है -2 और -5, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अल्फा बराबर हमारे पास आया है -2 और बीटा बराबर आया है -5। उसके बाद में ए बी सी के मान चाहिए होंगे। देखो ए बी सी के मान भी चाहिए हमें, ए और अल्फा अलग है, बी और बीटा अलग है, ध्यान रखना। ए बी सी के मान, सर x² का गुणांक है वो a का मान होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि a का मान 1 है। a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1। फिर b का मान देखिए, b का मान x का गुणांक होता है, वो b का मान होता है, तो b का मान आ जाएगा आपका 7। और अंतिम संख्या है वो c का मान कहलाएगी, तो c का मान क्या आ गया दोस्तों
10। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं जांच। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ये इसने कहा ना सवाल में हमने कि संबंध सत्यता की जांच कीजिए, संबंध सत्यता की जांच कीजिए, तो यहाँ पर अपन जांच करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जांच। पहला सूत्र दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। पहला सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। और दूसरा सूत्र है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसको मैं ठीक लिख देता हूँ थोड़ा सा। दूसरा सूत्र है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, चलिए अल्फा, अल्फा का मतलब लिखिए दोस्तों -2 प्लस बीटा, बीटा का मतलब -5। तो प्लस पहले से लगा हुआ है, यहाँ रखूंगा -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5। भाई अल्फा का मान -2 हो गया, प्लस का प्लस लिखा, बीटा का -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और फिर आगे लगाना है हमें माइनस, फिर बी, बी का मतलब क्या है दोस्तों 7, बी का मतलब 7 बटे में ए का मतलब हो जाएगा 1। अब आप देखिए -2 और -5 हो जाएंगे -7, और -7 में जब 1 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा -7। तो यहाँ पर हमें लिखना है संबंध सत्य है। क्या लिखेंगे दोस्तों, संबंध सत्य है। ये दोनों बराबर आएंगे हर कंडीशन में, ये दोनों बराबर आएंगे। अगर नहीं आ रहे इसका मतलब कहीं की गलती करिए। अगला देखो, दूसरे सूत्र से भी संबंध सत्यता की जांच करनी है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बोले तो -2 गुणा बीटा बोले तो -5 बराबर सी। सी की वैल्यू कितनी दोस्तों 10, सी का मान आ जाएगा 10 बटे में ए का मान क्या है दोस्तों 1, ए का मान हो जाएगा आपका 1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 में 1 का भाग दिया तो भी क्या आया 10। यहाँ से हम क्या कहेंगे, संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मेरे पास बोर्ड पर जो है जगह कम होने की वजह से मैंने इसको ऐसे ऐसे और ऐसे किया। आप सवाल को एक सीक्वेंस में ही करें, उसके नीचे के नीचे करते जाएं। आप एक पृष्ठ पर 2 साइड में मत चलाएंगे साथ में, ठीक है। इस तरीके से हम संबंध सत्य की जांच करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करना है, गुणनखंड से अल्फा और बीटा के मान निकालने हैं, एबीसी के मान सवाल को देख के पता चल जाएंगे। दोनों सूत्र लगा के संबंध सत्यता की जांच करनी है। आपका बेसिक लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम जो करेंगे उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ सवाल करते जाना है, बहुत फास्ट हो जाएंगे। अभी 22 मिनट हुए हैं, 1 घंटे से पहले पहले अपनी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया है दोस्तों, x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। हमने कहा आपसे कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। अब यहाँ पर इस सवाल को देखो, केवल x² दे रखा है, -3 अकेली संख्या, यानी कि यहाँ दे रखा है -3। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कि a का मान यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि a का मान आया है दोस्तों 1, ठीक है। उसके बाद b, सर b वाला मान है ही नहीं इस सवाल में, इस सवाल में b का मान नहीं है, यानी कि b बराबर क्या लिखेंगे 0। फिर अंतिम संख्या c का मान, c का मान आ जाएगा आपका -3, c का मान क्या आ जाएगा दोस्तों -3। अब करते हैं इसके गुणनखंड और इसको हल करते हैं। चलिए ठीक है, एबीसी के मान आपको मैंने निकाल के बता दिए। अब देखो बहुपद क्या है आपके पास में, बहुपद है x² - 3, x² - 3। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको किस तरीके से करना है। आप इसको लिखेंगे x² का मतलब x² - 3। अगर आप ध्यान दें, अगर मैं लिखता हूँ √2 × √2, तो ये मेरे पास केवल क्या आता है 2, और √2 का √2 से गुणा केवल 2 कैसे आता है, √2 और √2 का गुणा करेंगे तो √4 आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर बराबर केवल 2। वैसे ही √3 का स्क्वायर बराबर केवल 3, √5 का स्क्वायर बराबर केवल 5। समझ रहे हो, यानी कि x² को तो x² लिखा माइनस, और 3 को मैं लिखूंगा √3 का स्क्वायर। क्या लिखूंगा दोस्तों, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी केवल 3 हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए इतनी रामायण लिखी है मैंने। देखिए आगे, अब देखिए अगर आप इसको देखें, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, यानी आप इसको लिखेंगे एक बार तो x + √3, या पहले माइनस में लिख दो x - √3 और x + √3, x - √3 x + √3,
यानी कि दो संख्याएं जब स्क्वायर में दे रखी है और बीच में माइनस है तो आप उनको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस x माइनस रूट 3 के बराबर क्या लगाना है, 0। इस x प्लस रूट 3 के बराबर भी क्या लगाना है, 0। यहाँ से देखो x बराबर माइनस रूट 3 को आप भेजोगे तो प्लस का रूट 3 आ जाएगा, यही आपका अल्फा है। उसके बाद देखो x बराबर प्लस रूट 3 को आप भेजेंगे तो माइनस का रूट 3 हो जाएगा, यही आपका बीटा है। यही आपका क्या है दोस्तों, बीटा। यानी कि आपके पास a का मान 1 आया, b का 0 आया, c का -3 आया, अल्फा का रूट 3, बीटा का माइनस रूट 3। अल्फा आपके पास में आया रूट 3 और बीटा आपके पास आया माइनस रूट 3, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जांच। अब हम करने वाले हैं संबंध सत्यता की जांच। और जांच के लिए हमारे पास दो सूत्र थे। पहला क्या था दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटावा ए। अल्फा यानी कि रूट 3 प्लस बीटा यानी कि माइनस रूट 3 बराबर माइनस बी। बी का मान कुछ भी नहीं है यानी कि 0 बटे हुए ए का मान आ जाएगा 1। ठीक है, रूट 3 प्लस माइनस का मतलब माइनस, रूट 3 माइनस रूट 3 क्या बचेगा, 0। और 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो भी क्या आएगा, 0। इधर भी 0 उधर भी 0, संबंध सत्य है, संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। इस तरीके से आप कर लेंगे, संबंध सत्य है। ठीक है, दूसरा सूत्र संबंध सत्य की जांच का दूसरा सूत्र, दूसरा क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटावा ए। अल्फा यानी कि सर अल्फा यानी कि रूट 3 इंटू बीटा, बीटा यानी कि माइनस रूट 3, सी का मतलब -3, ए का मतलब 1। अब देखिए प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, और रूट 3 का गुणा केवल 3 आ जाएगा। रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे, 3 3 9, रूट 9 का मतलब 9 का वर्गमूल 3, और -3 में 1 का भाग दिया तो भी -3। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, संबंध सत्य है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3। उदाहरण 3 आपका हल हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से रहेगी नहीं, अगर आप क्लास को बिना स्किप किए पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठे हैं और पढ़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। पहली प्रश्नावली में रूट 3, रूट 5, रूट 2 को सिद्ध करो अपरिमेय है, बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, जाकर के वीडियो देख लेना। ठीक है, इसको देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणा दे रखा है। अगर आपको शून्यक दे रखे हैं या फिर शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है और आपसे कह दे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद। ऐसे में अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद का सूत्र देख लीजिए दोस्तों, एक ही सूत्र आता है, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये शू का मतलब शून्यक है, शून्यकों का योग गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, ये होगा आपका डिटेल सूत्र। जब आपको शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है या शून्यक दे रखे हैं, आपको द्विघात बहुपद निकालना है, आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। इसी सूत्र को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्य क्या थे, अल्फा और बीटा, और उनका योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणा यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र रहता है। ये दोनों भाषा में लिखा है, आप एक ही लैंग्वेज में लिख देना। ठीक है, एक ही लैंग्वेज में लिख देना, चल जाएगा। ये शॉर्ट वाले लिख दो। अब यहाँ आप देखो दोस्तों, आपको दिया है कि शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा ये आपको दिया हुआ है 2। ये मान आपको दे रखे हैं, सिंपल सा आप मान रखेंगे आंसर आ जाएगा, मान रखेंगे आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बोले तो -3, क्या जाएगा -3 गुणा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2, ये 2, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 गुणा एक्स यानी कि 3x प्लस 2। ये आपका द्विघात बहुपद आ गया। जब शून्यकों का आपको योग दिया हो, गुणा दिया हो और द्विघात बहुपद निकालना है, सिंपल सा सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट प्रश्नावली बची है आपकी 2.2, इस पर आ जाते हैं। 2.2 को हल कर लेते हैं। 30 मिनट हो गए हैं, अब 15 मिनट की एक्सरसाइज बची है। देखिए, चलिए आप पहला सवाल ही देख लीजिए। पहला सवाल है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। 2.2 और पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या करना है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि पहला इंटू तीसरा करिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का माइनस 8 से गुणा करना है। एक्स स्क्वायर का माइनस 8 से जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 8x स्क्वायर। अब बीच वाले माइनस 2x के टुकड़े करने हैं। बीच वाले माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x को अगर कोई चाहे तो लिख सकता है माइनस x और माइनस x, इसको लिख सकता है माइनस 3x और प्लस का 1x, माइनस 4x प्लस के 2x, माइनस 6x प्लस के 4x, कैसे भी लिख सकते हैं। इन सब का मतलब माइनस 2x ही है, लेकिन हमें वो टुकड़े लेने हैं जिनका गुणा माइनस 8 आ रहा हो। और माइनस 8 कहाँ गुणा आ रहा है, 4 दूनी 8, केवल यहीं पे आ रहा है। बाकी 3 एकम 3 आ रहा है, नहीं चाहिए। 1 एकम 1 नहीं चाहिए। 4 छंग 24, ये भी नहीं चाहिए। तो आप लेंगे ये वाला माइनस 4x प्लस 2x। टुकड़े करने सिखाया आपको। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह लेंगे माइनस के 4x और प्लस के 2x, माइनस 8 के माइनस 8। हमने 3 से कितने बना दिए हैं, 4। अब यहाँ पर क्या लेते हैं दोस्तों, कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन आएगा। x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो x का 4x में भाग देंगे, कट जाएगा, क्या बचेगा 4, प्लस 2x और 8 में क्या कॉमन है दोस्तों, 2 कॉमन है। 2 से 2 निपटा दिए, क्या बच गया x प्लस माइनस माइनस 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा। चलिए अब ये x माइनस 4 सेम आया, एक बार लिखो, और x प्लस 2 इसको एक बार लिख दो। अब देखिए दोस्तों, x माइनस 4 के बराबर 0, x प्लस 2 के बराबर भी 0। यहाँ से x बराबर प्लस का 4 आएगा, यहाँ से x बराबर माइनस का 2 आएगा। ये आपके अल्फा और बीटा है, ये आपके क्या है, अल्फा और बीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा का मान कितना आया दोस्तों, 4, बीटा का मान कितना आया, माइनस 2। अब लिखने ए बी सी के मान, इसके पास कुछ भी नहीं है, ए का मान 1, ए का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 1। फिर x के पास माइनस 2 है, यानी कि b का मान माइनस 2, b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 2। और लास्ट में c का मान क्या हो जाएगा माइनस 8, c का मान हो गया माइनस 8। अब ये मान आपके पास आ गए, आपको क्या करनी है दोस्तों, जांच करनी है। सिंपल सी अपन जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, जांच। और जांच का सूत्र क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटावा ए। अल्फा यानी कि 4, बीटा यानी कि माइनस 2। 4 प्लस बीटा का मान माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस बी, बी का मान आ जाएगा आपका माइनस 2। ए का मान आ रहा है आपके पास में 1, ए का मान 1। 4 में से 2 जाएंगे तो 2, माइनस 2 में 1 का भाग देंगे तो, सॉरी क्या हो रहा है, सॉरी गलती कर दी। देखो माइनस और b का मान जो है फिर से माइनस 2 है, एक माइनस तो सूत्र का है और b का मान माइनस 2 है, तो माइनस माइनस इधर भी प्लस के 2, इधर भी प्लस के 2। यहाँ पर कहेंगे संबंध सत्य है। संबंध क्या है दोस्तों, सत्य है। अगला आपका जो सूत्र होता है क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटावा ए। अल्फा यानी कि 4 गुणा बीटा यानी कि माइनस 2 बराबर c यानी कि माइनस 8, और a का मान आया था 1, बस रख देंगे। प्लस माइनस माइनस 4 दूनी माइनस के 8, और माइनस 8 में 1 का भाग दिया तो भी माइनस 8। कह देंगे कि संबंध सत्य है। संबंध कैसा है दोस्तों, सत्य है। कोई इशू वाली बात नहीं, बहुत इजी मसला है, ठीक है। बस आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और आराम से चीज़ों को समझना है, कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, अगला देख लेते हैं।
चलिए पहले का दूसरा, पहले का कौन सा सवाल ले रहे हैं अपन, दूसरा, और वो है आपके पास में 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब मैं s नहीं लिख करके यहाँ पे x लिख लेता हूँ, ताकि क्या है s लिखूंगा 5 के जैसा दिखेगा और गलतियाँ हो सकती है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4x² माइनस 4x प्लस 1, ऐसा है। चलिए यहाँ से आप चाहो तो पहले ही ABC के मान निकाल सकते हो, आप चाहो तो पहले ही ABC के मान निकाल सकते हो। देखो a का मान आ जाएगा 4, b का -4, c का 1, a का 4, b का -4, c का 1, a का मान 4, b का -4 और c का मान 1। अल्फा प्लस बीटा के अब निकालते हैं, तो सिंपली इसको मैं हल करता हूँ। 4x², अब पहला इंटू तीसरा करो, 4 एकम 4 आ रहा है, -4 के टुकड़े करने, तो -4 के टुकड़े हो जाएंगे -2x और -2x, टुकड़े करने मैंने आपको सिखा दिया है, तो -2x प्लस 1, ठीक है। चलिए यहाँ पर इन दोनों में अगर अपन देखें तो इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, और x दोनों जगह कॉमन है, यानी कि 2x आपका कॉमन आ गया। 2x से 4x² में भाग देंगे दोस्तों, 2 का भाग 4 में 2 बार, x² में x का भाग देंगे, x आएगा, 2x भाग जाएगा एक बार, फिर रहेगा माइनस 2x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 कॉमन है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ 1 कॉमन होता है। अब 1 का भाग 2x में देंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 का भाग 1 में एक बार चला जाएगा। बस इस तरीके से आपको सिंपली हल कर लेना। अब देखो जो सेम कोष्टक आया 2x माइनस 1 उसको एक बार लिखोगे, 2x माइनस 1, ये 2x और -1 मिलकर एक और कोष्टक बना देंगे 2x माइनस 1, बस। अब ये 2x माइनस 1 के बराबर में 0 रखेंगे और इस तरफ भी अपन 0 रखेंगे। देखिएगा ध्यान से, 2x बराबर -1 को भेजने पे प्लस का 1 हो जाता है, और x बराबर 1 इंटू का 2 कहाँ चला जाता है, बटे में। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी क्या सेम तरीका है, x बराबर क्या जाएगा 1/2। इस पहले मान को अल्फा कहेंगे, दूसरे मान को बीटा कहेंगे, यानी अल्फा का मान भी 1/2, बीटा का मान भी 1/2। चलिए यहाँ से अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2। मैं यहाँ रख देता हूँ अभी इसको। चलिए अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान है 1/2। ABC के मान आपके सामने रखे हुए हैं, जांच कर लेते हैं। सिंपली इस सूत्र में मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बोले तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b का मान है -4, ये सूत्र का माइनस है, फिर से -4 बटे में a का मान है दोस्तों 4। देखना दोस्तों ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आधा और आधा मिलकर क्या हो जाता है 1, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में 4 का भाग दिया तो क्या आया 1, संबंध सत्य है। क्या लिखना है, संबंध सत्य है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2, और c का मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पे 1, और a का मान क्या जाएगा 4। आपके आंसर आएंगे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, इधर भी 1/4, यहाँ पर भी संबंध सत्य है। सिंपल सा मसला है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम हो गया है दोस्तों 38 मिनट हो गए हैं, और हम 2 सवाल कर चुके हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 4 और करेंगे, उसके बाद में इस सेकंड वाले सवाल को अपन हल करेंगे। देखिए चलिए अगला सवाल है आपके पास में 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्या सवाल है दोस्तों, सवाल है आपका तीसरा 6x²। अब यहाँ आप देखेंगे तो -3 और फिर -7x आ रहा है, जबकि हमने क्या कहा था, इसका जो मानक रूप होता है वो कुछ ऐसा होता है ax² माइनस प्लस bx प्लस c, यानी कि पहले x² फिर x और फिर अकेली संख्या, पहले x² फिर x, यानी कि -7x को पहले लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है।
कि इस -7x को पहले ले लेंगे, फिर लिखेंगे -3। अब इसको हल करेंगे। ये 6 तिया कितना हो रहा है दोस्तों? 18 हो रहा है। 6 तिया कितना हो रहा है? 18। 7 के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 18 है। तो 7 के टुकड़े 9 और 2 कर लो, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे और 9 दूनी 18 हो जाएंगे। यानी कि आप लिखेंगे 6x² -7x है तो माइनस के 9x ले लो और प्लस के 2x ले लो। कोई यहाँ अगर प्लस के 9 ले लेगा और माइनस के 2 ले लेगा तो +9 में से -2 यानी कि प्लस के 7 बच जाएंगे तो गलत हो जाएगा। यानी कि 9 आपको माइनस का लेना है और 2 प्लस का लेना है, -3। यहाँ कॉमन देख लीजिए, 6 और 9 में 3 का भाग जाता है, x दोनों जगह कॉमन है, 3 दूनी 6, x² से x काटो x बचा, 3 तिया 9, x कैंसल, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लो, 1 का भाग 2x - 3 में देंगे वही संख्या आ जाएगी। यहाँ आप देखेंगे 3x + 1, सॉरी पहले उसको लिखते हैं, 2x - 3 को लिख लेंगे सेम कोष्टक, और 3x + 1, ये 3x + 1। यहाँ से आप देखें तो 2x - 3 = 0, तो आप यहाँ से कर सकते हैं 2x = -3 को भेजेंगे +3, और ये जो इंटू का 2 है आपके सामने, ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये अल्फा आ जाएगा आपके पास। ठीक वैसे ही 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर +1 को भेजेंगे तो -1, x बराबर -1 उधर है, इंटू का 3/2 में भेज दो। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3। यानी कि अल्फा का मान आया आपके पास में 3/2 और बीटा का मान आया -1/3। उसके बाद में आप देखो a का मान 6, b का -7, c का -3। a की वैल्यू 6, b का वैल्यू हो गया -7 और c का हो गया -3। ये मान आपके पास पता है तो जांच आप आराम से कर ही सकते हैं, कर ही लेते हैं अपन। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। ये सूत्र खोपड़ी में बिठा लेना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, चलिए अल्फा यानी कि 3/2 प्लस बीटा का मतलब है -1/3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस। b का मान देखिए -7, a का मान देखिए 6, 2 और 3 का लघुत्तम क्या आता है दोस्तों? 6 आता है। 2 से भाग 6 में 3 बार, 3 तिया 9, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। यहाँ पर देखो 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6, उधर भी 7/6। आप कह सकते हैं कि संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। चलिए अगला संबंध भी सत्यापित कर ही लेते हैं। ये पहला संबंध सत्यापित हो गया, दूसरा संबंध सत्यापित कर रहे हैं अपन। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, अल्फा 3/2 बीटा -1/3 c यानी कि -3 a यानी कि 6। देखो प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वैसे ही -3 और बटे में 6। आपका सवाल हो चुका है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तीसरा सवाल। अब बचा है चौथा, पांचवा, छठा, ये भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ में। वन शॉट कर रहे हैं, इसका मतलब वन शॉट तो इसी तरीके से होगा। चलिए इरेज कर देता हूं मैं इनको। चलिए ये जगह मैंने खाली छोड़ दी है। यहां पर देखिए आपके पास में अगला सवाल है 4u² + 8u। देखना दोस्तों, चौथा सवाल है 4u² + 8u। अब u और 4 4 एक जैसे दिख रहे हैं तो मैं इसको भी x कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ दोस्तों? मैं इसको लिख लेता हूँ 4x² + 8x। समझ में आएगी चीज़ें। अगर बोर फील कर रहे हैं तो चैनल को लीव कर दीजिए, चाहिए चाय वाय पीजिए, फिर आके देख लेना। बाकी पेन और कॉपी लेकर के बैठना है, बिना पेन कॉपी मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती, बाकी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती, गणित नहीं बैठती। ठीक है, चलिए अब वहाँ पर पहले क्या था दोस्तों? 3 संख्याएं थी तो हमने बीच वाली को तोड़ के और 3 की 4 बनाई, फिर 2 2 के जोड़े बनाए। अब यहाँ तो पहले से ही 2 है, यानी कि पहले ही जोड़ा कंप्लीट है, आपको छाती कुटा करने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा कॉमन लेंगे अपन, 4x² और 8x में कॉमन ले लीजिए तो 4x कॉमन आएगा। 4 से 4 कट गया, x² से x में भाग x, प्लस 4 दूनी 8, x खत्म हो गया। 4x के बराबर में भी 0 रख दो
x प्लस 2 के बराबर में भी 0 रख दो। यहाँ से x बराबर 0 के बटे में 4, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 0, यानी कि आपके अल्फा का मान क्या आ गया 0। ठीक है, फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2 आ गए, यानी कि बीटा का मान क्या आ गया माइनस का 2। फिर a का मान क्या आ रहा है दोस्तों 4, b का मान आ रहा है 8 और c है ही नहीं, तो c क्या हो जाएगा 0। जांच कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस यानी माइनस 2, फिर माइनस b का मान 8, a का मान 4, 0 में से 2 जाएगा तो माइनस 2, माइनस 8 में 4 का भाग 2 बार जाएगा, संबंध सत्य है। ठीक देखो, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू बीटा का मान माइनस 2, c का मान 0 और a का मान 4, ये भी पूरा 0 और वो भी पूरा 0, संबंध सत्य है। सिंपल सा काम है, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की, टी स्क्वायर माइनस 15 कौन सा है दोस्तों, टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15। देखो अगला सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15। जैसे एक उदाहरण किया था हमने √3 वाला, याद करिए उसको। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, टी का स्क्वायर माइनस 15 को अपन लिखेंगे √15 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनकी एक बार तो माइनस में लिख दो और एक बार किस में लिख दो प्लस में। आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। टी माइनस √15 के बराबर 0 रखोगे, टी माइनस √15 के बराबर क्या रखोगे 0, बराबर 0, और इधर टी प्लस √15 के बराबर भी क्या रखोगे 0। यहाँ से टी बराबर उधर जाएगा तो प्लस का √15 हो जाएगा, और यहाँ से टी बराबर उधर जाएगा तो माइनस का √15 हो जाएगा। फिर आप देखो अल्फा का मान √15, बीटा का माइनस √15, अल्फा यानी √15, बीटा यानी कि माइनस का √15। ए का मान देखिए दोस्तों, ए का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, 1 आ जाएगा। बी वाला पद है ही नहीं, 0, और सी वाला पद आ जाएगा -15। ठीक है, अब यहाँ पे करनी है जांच, कर लेते हैं जांच। अल्फा प्लस बीटा यानी कि √15 प्लस बीटा का मान माइनस √15, तो मैं प्लस माइनस डायरेक्ट ही माइनस लगा देता हूँ, माइनस का √15 बराबर माइनस बी का मान 0 बटे में ए का मान 1, ये कटकुटा के 0, ये भी कटकुटा के 0, संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। अल्फा इंटू बीटा यानी क्या जाएगा √15 इंटू माइनस का √15 बराबर सी का मान -15, ए का मान 1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, √15 का गुणा केवल 15, और उधर -15 में 1 का भाग दिया तो भी -15, दोनों संबंध सत्य है। इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। केवल लास्ट सवाल बचा है, उसके बाद ये दूसरा सवाल तो केवल हलवा है, 5 मिनट का काम है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं छठा सवाल, मिटा देते हैं इसको। अब हो गया आपका काम। छठा देखिए दोस्तों, कौन सा देखिए, छठा है आपके पास में 3x² माइनस x माइनस 4। चलो ABC के मान में पहले ही रख देता हूँ, a का मान 3, b का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं, कितना x है यहाँ पे, 1x होता तो b का मान 1 आता, ये माइनस का 1x है तो b का मान आपका -1 आएगा, c का मान -4 आएगा। रही बात अल्फा और बीटा की, 3x² माइनस x के ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 12 आए, 1x के टुकड़े करने जिनका गुणा 12 आए, कब पॉसिबल है 4 और 3 है ना, 4 में से 3 चले जाएंगे तो 1 बच जाएगा और 4 × 12 हो जाएगा। और माइनस का x है दोस्तों तो बड़ा टुकड़ा माइनस में है, यानी 3x² माइनस x को अपन लिखेंगे प्लस 3x माइनस 4x, 3x में से 4x निकालेंगे तो माइनस का 1x बचेगा, बच गया, और 3 × 4 = 12 हो रहा है, वो भी हमें चाहिए था। अब देखो यहाँ कॉमन
3x निपटा दिया x, 3x निपटा दिया 1, यहाँ 4 कॉमन, 4 4 खत्म कर दिया x, माइनस माइनस प्लस, 4 का भाग 4 में एक बार, x प्लस 1 को एक बार लिख लो बराबर में 0, 3x माइनस 4 को एक बार लिख लो बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ से 3x बराबर प्लस 4 हो जाएगा उधर जाके, x बराबर 4 के बटे में क्या आ जाएगा 3, एल्फा का मान -1, बीटा का 4/3, एल्फा का -1, बीटा का 4/3। ठीक है, चलिए एल्फा प्लस बीटा यानी कि -1 प्लस 4/3 बराबर माइनस बी का मान -1, ए का मान आ जाएगा 3। ठीक है, दिमाग में रखिए, ये -3 एकम 3 प्लस 4, -3 एकम 3 प्लस 4 और बटे में क्या आ रहा है 3, और इधर माइनस माइनस कट के 1/3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बटे में 3, उधर भी 1/3, तो संबंध सत्य आया। अगला देखो अल्फा इंटू बीटा, -1 इंटू बीटा का मान हो जाएगा 4/3 बराबर सी यानी कि -4, ए यानी कि 3। दोस्तों आपके कोई फ्रेंड हो जो कक्षा 9 के हों, 8 के हों, 7, 6 के हों, उनको भी कहिएगा ये चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके वीडियोस भी इस चैनल पर उनको मिलेंगे, गणित के मिलेंगे, विज्ञान के मिलेंगे, अंग्रेजी के मिलेंगे। ठीक है, तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक अपन सारे वीडियोस इसी पे डालेंगे, और बाकी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप मेरी इंस्टाग्राम ID learner_kavi09 इस नाम से है, उस पर भी आप जा करके फॉलो कर सकते हैं, तो वहीं पर भी अपन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। -4 एकम 4 बटे में 3 और -4 बटे में 3 संबंध सत्य है। तो आपका 2.2 का पहला सवाल यहाँ पर क्या हो जाता है कंप्लीट, 2.2 का पहला कंप्लीट। अब 2.2 का दूसरा सवाल बहुत इजी है, देखिए 2.2 का दूसरा सवाल, दूसरा सवाल में आपसे क्या दिया है समझिए एक बार। आपको दिया है कि निम्न द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है। शून्यकों का योग दे रखा है, यानी पहला दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का मान, दूसरा दे रखा है शून्यकों का गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। हमें क्या निकालना है द्विघात बहुपद। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था उदाहरण संख्या 4 में, क्या बताया था कि द्विघात बहुपद अगर आपको निकालना है, द्विघात बहुपद आपको निकालना है तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, बोलिए। द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू h प्लस अल्फा बीटा। ये सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र से अब हम सवाल कर रहे हैं। चलिए पहला सवाल बताता हूं आपको मैं। पहला सवाल है आपके सामने, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, यही लिख देता हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। ये आपको मान दे रखे हैं, आंसर निकालना है। सिंपली इसमें रखेंगे, ऐसा हर बार आप लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर और हर बार ऐसा सूत्र लगाएंगे। मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, चलिए ऐसे कर लेते हैं इसको। ओ ये क्या हो गया, क्यों निकल गया बाहर, क्यों फेंक दिया इसने? जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। पता नहीं क्यों इसने बाहर फेंक दिया, पर ध्यान रखिएगा। वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं उसको अपन। सिंपल सा द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र याद रखना है। पहला सवाल, दूसरे का पहला सवाल, दूसरे का पहला, अल्फा प्लस बीटा जिसका मान दे रखा है आपको 1/4 और अल्फा इंटू बीटा जिसका मान दे रखा है -1। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बोले तो 1/4
इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा यानी कि -1। बस देखिए अब क्या करेंगे, अपन इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एकम एक्स बटे में 4 प्लस माइनस माइनस और 1। अब क्या होता है कि नीचे जो 4 है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर इन सवालों को देखो बटे में कुछ नहीं आ रहा है, तो ये दुर्गा दो थोड़ा बटे वाला आ रहा है, नीचे 4 आ रहा है, इसको हटा देंगे। कैसे हटा देंगे, डायरेक्ट नहीं हटाएंगे, अपने मम्मा का राज नहीं है। क्या करेंगे, नीचे 4 आ रहा है, पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे, यानी इसका भी 4 से, इसका भी 4 से, इसका भी 4 से। देखना इसका 4 से गुणा करोगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसको जब 4 से गुणा करोगे 4 4 लटक जाएगा, क्या बचेगा x, और इसका 4 से गुणा करोगे 4 एकम 4। ये आपका आंसर है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे देख सकते हैं। मैं इसी में आगे वाला सवाल करा रहा हूँ, इसी में करा रहा हूँ आगे वाला सवाल। देखो दूसरे में क्या दिया है, एल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2, एल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3, एल्फा प्लस बीटा का मान √2, एल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का √2 से गुणा एक्स √2 प्लस माइनस सॉरी प्लस का प्लस ही रहेगा 1/3। इसके भी नीचे 3 आ गया सर, पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, और इसका 3 से गुणा करेंगे तो 3x √2, और इसका जब 3 से गुणा करेंगे 3 3 शल्ट जाएगा, 1 बचेगा। यही आपका आंसर है। हो गया दूसरा। चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है आपसे, तीसरा कह रहा है 0 और √5, 0 और √5। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। क्या कह रहा है 0 और √5। यहाँ दिया है आपको 0, यहाँ दिया है √5। बस मान रखो एल्फा प्लस बीटा का मान 0, यहाँ दे रखा है √5, तो इसको पूरे को देखो पूरे 0 हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर और प्लस का √5, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। सिंपल है। इसको देखो चौथा वाला 1 1, चौथा वाला क्या कह रहा है 1 1, चौथे वाले में दिया है 1 और 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x से गुणा करेंगे तो x प्लस 1 एकम 1 हो गया। फिर इस पांचवें को देखो 1/4, 1/4, पांचवें में क्या रहा है 1/4 और 1/4 मान रख देते हैं, यहाँ रखेंगे 1/4 और यहाँ भी रखेंगे 1/4। देखना x का x है x बटे में 4 प्लस 1/4 यानी कि ये आपका 1/4। नीचे के 4 4 को हटाना है, पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर दो। इसका जब 4 से गुणा करेंगे बाबू तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, इसका 4 से गुणा करेंगे 4 4 कट के क्या बचेगा x, और इसका 4 से गुणा करेंगे 4 4 कट के क्या बचेगा ये हो गया आपका पांचवा। लास्ट सवाल है 4 और 1। लास्ट सवाल क्या है 4 और 1, उसको भी देख ही लीजिए। एल्फा प्लस बीटा का मान है 4, एल्फा इंटू बीटा का मान है 1, 4 और 1। तो यहाँ पर मैं पूरा इरेज करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए मान रख देते हैं, एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है 4, एल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना है 1। तो बहुत सिंपल है ये तो सर यार, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो आपकी बहुपद प्रश्नावली खत्म होती है। क्या क्या देखा इसमें अपने, इसमें हमने सर कंप्लीट बहुपद का पूरा चैप्टर देखा है, जिसके अंदर कंप्लीटली हमने कॉन्सेप्ट समझा, सारे उदाहरण समझे और पूरी प्रश्नावली को समझा। इसमें हमने बहुपद क्या होता है ये भी देखा, बहुपद के प्रकार, शून्यकों की संख्या, घात, सब कुछ देखा। उसके बाद उदाहरण 1, प्रश्नावली 2.1 का पूरा सवाल। उसके बाद में हमने देखा उदाहरण संख्या 2, उसके बाद समझा उदाहरण संख्या 3, फिर उदाहरण संख्या 4, और फिर पूरी की पूरी आपकी 2.2, और 2.2 के सारे सवाल हम कर चुके हैं। ठीक है, मैं नहीं सोचता हूं कि आपका कोई कंफ्यूजन बचेगा, फिर भी अगर कंफ्यूजन बचता है तो आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं प्रश्नावली 3 के अगले वीडियो में। प्रश्नावली 1 एक वीडियो में खत्म, प्रश्नावली 2 एक वीडियो में खत्म, प्रश्नावली 3 भी एक वीडियो में खत्म करेंगे। और विज्ञान के, अंग्रेजी के वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।